अध्याय एक छोटे छोटे राज्यों का विकास। सन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी। सन 647 में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उसके बाद आने वाले 600 वर्षों तक भारत में कोई भी बड़ा राज्य नहीं बना और पूरे भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए। ऐसा क्यों हुआ? ये छोटे छोटे राज्य कहाँ से आए? इस समय के प्रमुख राजा कौन कौन थे? उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी? ये सभी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। नए राजा और राजवंश कैसे बने? इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला है अयोग्य उत्तराधिकारी। कई राजाओं के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। इस कारण उनके राज्यों के अधिकारी, प्रांत प्रमुख, सेना प्रमुख आदि ने अपने इलाकों में अपनी आज़ादी से शासन किया और उस राजा की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। दूसरा कारण, कई शक्तिशाली योद्धाओं ने अपने साथियों के साथ कमज़ोर कबीलों और बस्तियों पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और दूसरे इलाकों से ब्राह्मणों, व्यापारियों और किसानों को बुलाकर वहाँ बसाया और खुद को वहाँ का राजा घोषित कर लिया। तीसरा कारण, कुछ परिवारों ने जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर अधिकार कर लिया। उन जमीनों में अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए। इससे उनकी फसलें अच्छी होने लगी और वे संपन्न होने लगी। धीरे धीरे उन इलाकों में उनका दबदबा बढ़ता गया और लोग उनकी बातें मानने लगे। इन परिवारों ने अपने को श्रेष्ठ और ऊंचा सिद्ध करने के लिए अपने वंश का संबंध देवताओं व ऋषियों से जोड़ा। ब्राह्मणों और भाटों की भूमिका। ताकतवर परिवारों को राजवंश के रूप में स्थापित करने और राज्य की व्यवस्था बनाए रखने में ब्राह्मणों ने बड़ी सहायता की। ब्राह्मण राजाओं की वंशावली बनाते थे, जिनमें उन्हें चंद्र, सूर्य या किसी महान ऋषि का वंशज बताया जाता था। साथ ही ब्राह्मण उनसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि करवाते थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। भाटों ने राजवंशों को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाट दरबारी कवि होते थे, जो स्थानीय भाषा में राजा व उनके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाकर राजा एवं उसके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व के भाव जगाते थे। छत्तीसगढ़ में चारण कवि की परंपरा थी। प्राचीन समय में राजाओं की संख्या बढ़ने से भूमि और अधिकार क्षेत्र के विस्तार को लेकर उनके बीच अनेक युद्ध हुए। इन दिनों जो राजा हार जाते थे, उन्हें आम तौर पर अपने राज्य वापस मिल जाते थे, पर बदले में उन्हें जो राजा जीता है उनकी शर्तों को मानना पड़ता था। जो राजा युद्ध में जीत जाता था उसे अधिपति राजा कहते थे। जो राजा हार जाता था उसे सामंत राजा कहा जाता था। सामंत राजा को अपने नाम के आगे महासामंत या सामंत, श्री, उसके बाद अपना नाम लिखना पड़ता था। सामंत राजा को अपने अधिपति राजा के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए उसके पास समय समय पर मूल्यवान भेंट भेजना पड़ता था। जब भी अधिपति राजा कोई युद्ध लड़ता तो सामंत राजा को उसकी सहायता के लिए अपनी सेना लेकर जाना पड़ता था। सन 1800 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी तक 3 बड़े प्रभावशाली राजवंश बने। उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों वंशों के राजा कन्नौज और उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आपस में लगभग 200 वर्षों तक लड़ते रहे
और इसी कारण तीनों राज्यों की शक्ति नष्ट हो गई। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कलचुरी राजवंश की स्थापना से माना जाता है। इस वंश के प्रमुख राजा कलिंगराज, रत्नदेव, जाजल्यदेव आदि प्रमुख हैं। इन्होंने रतनपुर को राज्य की नई राजधानी बनाया। मध्य भारत में परमार वंश के राजाओं का शासन था। इस वंश के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध थे राजा भोज। राजा भोज ने सन 1000 ईस्वी से 1035 ईस्वी तक शासन किया। अपनी शक्तिशाली सेना के कारण ही वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ। भोज एक पराक्रमी राजा होने के साथ साथ विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में भी गहरी रुचि रखते थे। महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। गजनवी बचपन से भारतवर्ष की अपार समृद्धि और धन दौलत के विषय में सुनता रहा था और भारत की दौलत को लूटकर मालामाल होने का स्वप्न देखा करता था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और यहाँ की अपार संपत्ति को वह लूटकर गजनी ले जाता था। उसके राज्य में एक बड़ा विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। वह गणित, खगोलशास्त्र और अलग अलग धर्मों का गहराई से अध्ययन करने भारत आया था। यहाँ आकर उसने संस्कृत भाषा सीखी और कई वर्षों तक जगह जगह भ्रमण कर पुरानी पुस्तकों का अध्ययन किया। अपने देश लौटने के बाद उसने सन 1030 ईस्वी में अरबी भाषा में एक किताब लिखी जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। इस किताब में उसने भारत के लोगों, उसके धर्म, रीति रिवाज, विज्ञान, गणित और खगोलशास्त्र आदि के बारे में विस्तार से लिखा है। राजवंशों की नई शासन नीति। अधिकारियों को राज्य की तरफ से कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था, बल्कि बड़े बड़े भू क्षेत्र या कई गांव इनके नाम कर दिए जाते थे और ये इन क्षेत्रों से लगान वसूल करते थे। उस समय में राजाओं की सेना बहुत बड़ी नहीं होती थी, बल्कि अधिकारियों और सामंतों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती थी जिन्हें वे ज़रूरत के वक्त राजा की मदद के लिए भेजते थे। दक्षिण भारत के बड़े राजवंश। चोल वंश दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। इस वंश के प्रमुख राजा थे राजराज चोल, राजेंद्र चोल और कुलोत्तुंग चोल। इन राजाओं ने पूरे दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और धन इकट्ठा किया। इन्होंने समुद्र पार कर श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव पर भी चढ़ाई की। चोल राजाओं ने कई भव्य मंदिर बनवाए। मंदिरों में स्थापित देवताओं के नाम उन मंदिरों को बनवाने वाले राजा के नाम पर होते थे। जैसे राजराज चोल ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया।